वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंस एन अमेरिकन क्राइम। यह फिल्म एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा है। इसे डायरेक्ट किया था टॉमी ओवेर ने। फिल्म में मुख्य रूप से एक्टिंग की थी एलियट पेज और कैथरीन किनर ने। इंडियाना पॉलिस में घटित हुई सच्ची घटना पर यह आधारित है। फिल्म को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। फिल्म के इंटरनल डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की प्रॉब्लम्स की वजह से इसे थिएटर्स में रिलीज नहीं किया जा सका। बाद में इसे शो टाइम टेलीविजन के नेटवर्क पर रिलीज किया गया। फिल्म को गोल्डन ग्लोब, प्राइम टाइम एमी और साथ ही राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कहानी की शुरुआत होती है 1965 से। पहले हमें एक मेले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सिल्विया है और जेनी है। कोर्ट में एक केस चल रहा है। इसमें एक लेडीज़ के स्टमक की फ़ोटो दिखाई जाती है। इसमें लिखा है, आई एम अ प्रोस्टिट्यूट एंड प्राउड ऑफ इट। कोर्ट में बहुत से छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। जेनी भी है और उसके पेरेंट्स भी है। जेनी के पिता लेस्टर को कटघरे में बुलाया गया है, पर पूरा मामला जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 16 साल की सिल्विया और उसकी डिसेबल 15 साल की बहन जेनी को उनके पेरेंट्स लेस्टर और बेटी ने गटरूड के पास छोड़ा था। दरअसल उन्हें अपने कार्निवल सर्किट में काम के सिलसिले में जाना पड़ा। गटरूड एक चर्च परिचित है और साथ ही पॉला, जॉनी, स्टेफनी और बाकी बच्चों की माँ है। गटरूड की माली हालत बड़ी ख़राब है। जब लेस्टर और बेटी ने अपनी बेटियों को गटरूड के पास छोड़ा तब $20 पर वीक पर बात हुई। कुछ हफ्तों तक तो पेमेंट आती रही, पर अचानक से लेस्टर की तरफ से पेमेंट नहीं आई। इसे गटरूड गुस्सा हुई। उसने सिल्विया और जेनी को मारना शुरू किया। वो उन्हें बेल्ट से कोड़े भी मारती रहती है। कुछ दिनों के बाद पेरेंट्स की तरफ से पेमेंट भी आई और एक खत भी आया। गटरूड ने इस खत को छिपा लिया और पेमेंट रख ली। उसने इसकी खबर भी इन दोनों लड़कियों को नहीं दी। इन सब में गटरूड की बेटी पॉला का अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते की बात सिल्विया को पता चल गई। उसे लगा पॉला प्रेग्नेंट है। ये बात सिल्विया बाकी बच्चों में बताती रहती है। इस पर गटरूड ने न सिर्फ खुद सिल्विया को मारा बल्कि जॉनी को भी मारने के लिए उकसाया। जॉनी जब सिल्विया को मार रही थी तब गटरूड ने जॉनी की मदद की। गटरूड ने उसे धमकाते हुए कहा, मेरे किसी भी बच्चों के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें रोज ऐसे ही कोड़े से पीटा जाएगा। माफ़ी मांगो कि तुमने पॉला के बारे में झूठ फैलाया। कुछ दिनों के बाद जेनी को अपने पेरेंट्स का खत एक कचरे में मिला। सिल्विया ने अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाया, तभी गटरूड के बच्चों ने उसे देख लिया। उन्होंने इस बारे में गटरूड को बता दिया। गटरूड ने सिल्विया को मारते हुए पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने फ़ोन लगाया? तुमने ज़रूर चोरी की होगी मेरे घर से। उसने सिल्विया का हाथ सिगरेट से जला दिया। इस कहानी में एंडी भी है। वो गटरूड के बच्चों में से एक का बाप है। एक बार सिल्विया को एंडी से बात करते हुए गटरूड ने देख लिया। उसने सिल्विया से कहा, तुमने एंडी के साथ फ्लर्टिंग की। आज के बाद एंडी के करीब जाने की भी कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगी। गटरूड ने उसे फिजिकली अब्यूज़ भी किया। इसके बाद उसने जॉनी और स्टेफनी के बॉयफ्रेंड कॉय को ऑर्डर दिया उसे बेसमेंट की सीढ़ियों पर धकेल देने को। ये सब देखकर जेनी रोने लगी। गटरूड ने उसे कहा, तुम्हारी बहन के साथ तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक वो सुधर नहीं जाती। मैं उसे जब तक लेसन सिखा नहीं लेती तब तक वो बेसमेंट में ही रहेगी। इसके बाद उसने अपने बच्चों से कहा, कोई अगर पूछे तो कहना कि सिल्विया को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है। इन सब के बाद भी गटरूड ने अपने बच्चों को पड़ोस के बच्चों को अपने यहाँ लाने की और उन्हें बेसमेंट में जाकर सिल्विया को मारने की इजाज़त दे दी। अब ये रोज़ का काम हो गया है। इन सब में पॉला को अपने आप में गिल्ट फील हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, सिल्विया को हमने काफ़ी पनिशमेंट दे दी है, अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए। पर गटरूड ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद चर्च के पादरियों में से एक बिल का यहाँ आना हुआ। बिल ने कहा, मैं चर्च की तरफ से बच्चों को देखने आया हूँ, आखिर तुम परेशान क्यों हो? गटरूड ने कहा, पॉला प्रेग्नेंट है। सिल्विया का बड़ा बुरा असर पड़ा है पॉला पर। जब से वो लड़की मेरे घर में आई है सब कुछ खराब होने लगा है। उसने मेरी बेटी को बिगाड़ के रख दिया। बिल ने कहा, सिल्विया कई हफ्तों से चर्च नहीं आई, मैं उसे मिलना चाहता था। गटरूड ने कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने उस लड़की में सुधार के कोई लक्षण नहीं देखे। ऐसे में मुझे उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजना पड़ा। मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। मैंने उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट भी करना चाहा पर बात नहीं हो पाई। वो तो इन बच्चों की खबर भी नहीं लेते। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इनके माँ बाप ने इन बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया है। इन सब बातों को सुनकर बिल चला गया। उसने जाते हुए कहा कि वो इस संडे को बाकी बच्चों से मिलना चाहता है। जैसे ही बिल यहाँ से गया, गटरूड अपने बच्चों को बेसमेंट में अंदर ले गई। यहाँ सबके सामने उसने सिल्विया के पेट के कपड़े हटाकर उस पर लिखा, आई एम अ प्रोस्टिट्यूट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ये सब उसने एक निडल से लिखा है। इन सब के बाद उसने अपने नेबर रिकी हॉब्स को निडल पकड़ाई ताकि वो इस पर कुछ लिखे। रिकी ने गर्म निडल से उस पर इस लाइन को पूरा किया। सिल्विया हेल्प के लिए चिल्लाती रही। जब रिकी उसके समीप आया लिखने के लिए तब सिल्विया ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी मदद करो, तुम तो अच्छे लड़के हो। पर रिकी ने उस लाइन को कंप्लीट करते हुए लिखा, आई एम प्राउड ऑफ इट। पॉला हमेशा गटरूड से नाराज़ रहती है।
वो अपनी माँ की बिल्कुल भी नहीं सुनती। कई बार तो वो अपनी माँ को गालियाँ भी दे देती है। रात को छिप कर बेसमेंट में गई। उसने देखा कि सिल्विया ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। पॉला ने उसे उठाया, उसे सहारा देते हुए सीढ़ियों पर ले गई। इस समय गर्ट्रूड सो रही थी। पॉला सिल्विया को लिए दरवाजे तक पहुंची। गर्ट्रूड की बेटियों में से एक इस समय उठ गई थी। उसने देखा कि पॉला सिल्विया को लिए जा रही है। उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। अब तक पॉला सिल्विया को लिए घर के बाहर ला चुकी थी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सिल्विया ने रोते हुए कहा, पर जेनी का क्या होगा? पॉला ने कहा, मैं उसकी देखभाल करूंगी, फिलहाल तुम उसकी नहीं अपनी फिक्र करो। इतने में गर्ट्रूड बाहर आ गई थी। वो सिल्विया को मारने को दौड़ी, जबकि पॉला ने गर्ट्रूड को पकड़ लिया। सिल्विया भागने में सफल हुई। वो भागते हुए एक पार्क में पहुंची। यहाँ रिकी ने उसे देख लिया। वो उसे संभालने के लिए उसके पास गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। पॉला की माँ को जब मैंने वो सब करते देखा तब मुझे फ़न लगा, पर आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद वो सिल्विया को अपनी गैराज में ले गया। यहाँ अपनी कार में उसने उसे बिठाया। उसने पूछा, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? रिकी ने आगे भी कहा, हम पुलिस के पास जा सकते हैं, उन्हें सब कुछ बता देंगे। सिल्विया ने कहा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। इतने में सिल्विया ने गर्ट्रूड को अपनी तरफ आते देखा। रिकी ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। रिकी उसे लेकर आगे के एक मेले के नज़दीक पहुंचा था कि उसने एक कार को रोक दी और कहा, मुझे रास्ता बताओ, कैसे जाना है? सिल्विया ने कहा, रिकी तुम वापस जाओ, जेनी की देखभाल करना, मैं यहाँ से जैसे तैसे चली जाऊँगी। रिकी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जेनी की देखभाल करूँगा। सिल्विया उसे थैंक यू बोलती हुई कार से उतर गई। वो इस मेले के अंदर गई। उसने थोड़ी दूर चलकर देखा कि उसके पेरेंट्स इस मेले में अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही सिल्विया को देखा, वो भागते भागते उसके समीप पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये क्या हुआ है? सिल्विया कुछ बोल नहीं पाई। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। जब उसे लिटाया गया तब उसने अपने स्टमक से शर्ट को हटाया और दिखाया कि उसकी बॉडी पर क्या लिखा गया है। ये सब देखकर सिल्विया की माँ बड़े ज़ोरों से रोने लगी। सिल्विया के पिता ने पूछा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया? मुझे तुम दोनों को वहाँ छोड़ने की सज़ा मिली है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो उसे फ़ोन भी किया था, उसने कहा था कि सब ठीक है। इस समय तीनों ही रो रहे थे। सिल्विया के पिता ने कहा, हम अभी साथ में वहाँ चलेंगे, इसकी कंप्लेन करेंगे और जेनी को वहाँ से ले आएंगे। इसके बाद तीनों गर्ट्रूड के घर पहुँचे। सिल्विया ने कहा, आप दोनों यहीं रुको, मैं जेनी को लेकर आती हूँ। सिल्विया घर के अंदर गई। उसने देखा कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। गौर से देखने पर उसे पता चला कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की है। ये सब जो हो रहा था सिल्विया का हेलुसिनेशन था, पर अब वो मर चुकी है। यहाँ स्टीफनी और रिकी सिल्विया को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब वो उठने वाली नहीं। गर्ट्रूड को भरोसा नहीं हुआ कि सिल्विया मर गई है। वो उसे उठाने की कोशिश करती रही, पानी के छींटे मारती रही। जेनी ये सब देखते रोती जा रही थी। इतने में रिकी फ़ोन बूथ पर पहुंचा। उसने पुलिस को फ़ोन कर बताया कि इस घर में एक डेड बॉडी है। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस पहुंच गई। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। ये वही केस है। जेनी को कटघरे में बुलाकर लॉयर के द्वारा पूछा गया, क्या आपने कभी सिल्विया को पॉला, स्टीफनी या बाकी बेटियों के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखा? क्या वो कभी किसी भी लड़की को मारती थी? जेनी ने इन सारे सवालों का जवाब ना में दिया। लॉयर ने पूछा, आपकी बहन के साथ इतनी हिंसा हुई, आपने कभी पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? जेनी ने कहा, मैं डरती थी। मुझे गर्ट्रूड ने डरा दिया था कि अगर मैंने किसी को भी फ़ोन किया तो मुझे और सिल्विया को जान से मार देंगी। लॉयर ने कहा, आप आसपास पड़ोस में किसी और से बात कर सकती थी। इस पर जेनी ने जवाब दिया, मैं डरी हुई थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी बहन सिल्विया भी डरी हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं किसी से ना बताऊं, और मैंने उसकी बात मान ली। काश मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद मेरी बहन जिंदा होती। ये कहकर वो रोने लगी। गर्ट्रूड को कटघरे में बुलाया गया। लॉयर ने पूछा, आपकी मेंटल कंडीशन इन सब के दौरान कैसी थी? गर्ट्रूड ने कहा, काफ़ी अपसेट और इमोशनल। लॉयर ने पूछा, इस बात का क्या मतलब है? गर्ट्रूड ने बताया, जब घर में इतने सारे बच्चे हों, सब चिल्ला रहे हों और मैं अकेली सबको संभाल रही हूँ, तो अपसेट होना और इमोशनल होना लाजमी है। लॉयर ने आगे भी पूछा, तो आपने इसमें क्या दवाई ली? गर्ट्रूड ने कहा, मैंने फेनोबार्बिटल सल्फेट लिया था, कोरिसिडीन लिया। मैंने अपने आप की देखभाल करने की भरपूर कोशिश की क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लॉयर ने पूछा, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन कैसी थी? गर्ट्रूड ने कहा, मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी। मेरे बच्चे, पड़ोस के बच्चे आपस में लड़ते रहते थे। मेरे बच्चे सिल्विया से लड़ते रहते थे, और तो और पड़ोस के बच्चे भी आकर सिल्विया को मारते रहते थे। मैं तो बहुत रोकती थी, पर बच्चे मेरी सुनते ही नहीं थे। लॉयर ने कहा, तो आपने ये सब देख कर कुछ तो किया होगा? गर्ट्रूड का जवाब था, मैं उन दिनों बेड से उठ ही नहीं पा रही थी, मैं भला क्या कर सकती थी? लॉयर ने आगे भी कहा, मतलब आपने कुछ नहीं किया? और उस लड़की की बॉडी पर वो लिखने के निशान कैसे हैं? उसकी बॉडी पर इतने सारे जख्म कैसे बने? गर्ट्रूड ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता। लॉयर ने आगे भी पूछा,
क्या आपने जेनी उस छोटी बच्ची की गवाही सुनी? क्या आपने अपने ही कुछ बच्चों की बातें सुनी जिन्होंने कहा कि आप सिल्विया की बॉडी की ब्रांडिंग कर रही थी? क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? क्या आपके पड़ोसी बच्चे का ये कहना कि आपने माचिस और धूम्रपान के पदार्थ से सिल्विया को जलाने की कोशिश की, उसकी बॉडी पर उन गर्म पदार्थों को चुभोया? गेटरूड ने कहा, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बच्चे तो झूठ बोलते ही हैं, ये सब डरे हुए हैं इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। लॉयर ने गेटरूड से पूछा, क्या आप भी डरी हुई हैं? गेटरूड ने कहा, जब से इतने सारे बच्चों को संभाल रही हूँ मैं तो तब से डरी हुई हूँ। इसके बाद हमें जूरी का फैसला सुनाया जाता है। गेटरूड को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया, उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। सिल्विया की माँ को रोते देखकर लेस्टर ने उसे संभाला। इस समय गेटरूड के सारे बच्चे रो पड़े अपनी माँ को जेल जाते हुए देखकर। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सिल्विया की आवाज़ सुनाई देती है। उसने कहा, यह ट्रायल 24 घंटे तक चला, इस केस को बहुत अटेंशन मिली, कई मैगजीनों में इसे छापा गया, पर अब लोगों ने उन बातों पर गौर करना शुरू कर दिया जिससे वो इग्नोर करते रहते थे। पॉला को भी क्राइम करने में मददगार पाया गया और उसे भी 2 साल की सज़ा हुई। उसे एक बच्ची हुई जिसका नाम उसने गेटरूड रखा। जॉनी को भी सज़ा हुई, वो यंगेस्ट कैदी बना इंडियाना स्टेट के इतिहास में। रिकी को भी मैनस्लॉटर का गिल्टी पाया गया। 21 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई लंग कैंसर से। एक और पड़ोसी बच्चे कॉय को भी 2 साल की सज़ा हुई। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, पर मेरे माता पिता और मेरी बहन रोड पर आ गए थे। उन्होंने गरीबी में जेनी को लॉयर के पास छोड़ दिया। उस लॉयर ने मेरी बहन का पालन पोषण किया। मेरी बहन बाद में अपने पैरों पर खड़ी हो गई, कम से कम उसकी लाइफ अच्छी हो गई। गेटरूड ने 20 साल जेल में गुजारे। पेरोल पर उसे 1985 में रिलीज़ कर दिया गया। 5 साल बाद उसकी भी मौत हो गई। इस फिल्म के अंतिम सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब गेटरूड जेल में थी तब उसने जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसने जेल में ही सिल्विया की आत्मा को देखा। वो डर गई। गेटरूड ने उससे माफ़ी मांगी, पर सिल्विया की आत्मा ने उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे देखती रही। अगले सीन में सिल्विया कार्निवल में झूलते हुए दिखी। उसने कहा, मैं वापस अपनी फेवरेट जगह पर आ गई हूँ, मैं यहाँ सबसे सेफ महसूस करती हूँ। रेवरेंड बिल ने कहा था कि हर हालत में भगवान कोई ना कोई प्लानिंग करता है, जो कुछ होता है सब कुछ उसकी प्लानिंग की वजह से होता है। मैं अभी भी इस प्लान को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर सब कुछ भगवान ने ही प्लान किया था तब ये सब क्यों हुआ और इससे किसको क्या मिला। इसी सवाल के साथ सिल्विया अकेले ये झूलती जा रही थी और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। ये कहानी इंडियाना में हुए टॉर्चर और मर्डर की सच्ची कहानी को बयां करती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।